किसको बचा रहे हो आप भाई? कुछ चुल्लू भर पानी है तो शर्म से डूब के मर जाइए। ये कत्ल है। तशद्दुद के बाद, टॉर्चर के बाद कराची के एक हंसते खेलते एम्बिशियस पढ़े लिखे नौजवान का बेमाना कत्ल है। ज्यादा की थी उसकी ब्रांचें। ठीक है, बंदे इसमें कहां लिखा है कि मैं खुदकुशी कर रहा हूं? ये तो लिखा है कि मेरी कोई जान ले लेगा अगर मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं मिले। दोस्तों, एक बाप जो अपने बेटे की लाश की पहचान के लिए जेपीएमसी हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर्स ने कहा पहचान करो। चेहरा इतना डैमेज था, इतना कि बाप ने अपने बेटे के चेहरे को नहीं पहचाना। वो बाप जो अपने बेटे को रोज देखता था, वो बाप अपने बेटे का चेहरा नहीं पहचान सका और तब उसके कपड़े देखे और कपड़ों से अपने अकलौते बेटे को पहचाना। लेकिन ये एक बात है जो अभी तक किसी ने नहीं पूछी। अगर कपड़े वहां थे तो कपड़ों पर विक्टिम का डीएनए है, मर्डरर का डीएनए है, मर्डरर के हाथों के निशान होंगे। और अगर चेहरा इतना डैमेज था कि एक बाप ना पहचान सका, तो ये डैमेज किसी ने डेलिबरेटली किया, यानी जानबूझकर किया, या कुछ और था। और दोस्तों, आज इस केस में कुछ और भी सामने आया है। वो मैसेजेस, वो चैट्स, वो ऑडियो जो मीर रजा ने उस रात अपने इन्वेस्टर्स को की, अपने फाइनेंसर्स को भेजी थी। माई लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस, यानी मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला। ये एक चैट था, ये एक मैसेज था, और इस एक नए मैसेज ने इस पूरे केस को एक नया रुख दे दिया। आज हम ये सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखेंगे। मैं हूं शेख और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड विद शेख। इस पूरी वीडियो में एक चीज है जो थ्रेड की तरह पूरे केस को जोड़ती है, डीएनए। और मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस बात को समझो कि डीएनए क्या होता है और इस केस में क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डीएनए हर इंसान का अपना यूनिक होता है। डीएनए कभी भी दो लोगों एक साथ नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसे दो लोग नहीं हो सकते जिनका डीएनए सेम हो। अब इस केस में डीएनए कितनी जगह से मिल सकता है, ये सुनिए ध्यान से। पहली जगह, विक्टिम के कपड़े। बाप ने, मीर रजा के बाप ने उसे उसके कपड़ों से पहचाना। मतलब कपड़े वहां थे और उन कपड़ों पर अगर किसी ने उसे पकड़ा, किसी ने उसे टच किया, तो उस इंसान के स्किन सेल्स उन कपड़ों पर है। वो डीएनए एक टेस्ट से आइडेंटिफाई हो सकता है। दूसरी जगह, गर्दन। फैमिली का कहना है स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे। अगर सच में ऐसा है, अगर किसी ने गला दबाया, तो उसकी उंगलियों के निशान, उसके स्किन के सेल्स, उसका डीएनए मौजूद हो सकता है। वो डीएनए कातिल का हो सकता है। तीसरी जगह, रूह। मीर रजा के हाथ में रूह का एक टुकड़ा टाइटली पकड़ा हुआ था। अगर किसी ने वो रोप बांध दी, तो उस रोप पर भी डीएनए। चौथा, बॉडी सरफेस। अगर टॉर्चर किया गया, अगर किसी ने हाथ उठाया, तो बॉडी सरफेस पर डीएनए एविडेंस होता है। चेहरा इतना डैमेज था, चेहरा इतना डैमेज था कि बाप ना पहचान सका। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स डैमेज टिश्यूज से भी डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आज की टेक्नोलॉजी है, तो इन सब जगहों पर डीएनए टेस्ट होना चाहिए था।
तो बंदा एक बोरी लेकर आ रहा है और फिर वो वहां से भाग रहा है और बोरी खाली है, भारी बोरी लेकर आ रहा है और फिर जब वो वहां से 8 मिनट रुक के जा रहा है तो बोरी खाली है। बाइक वाला एविडेंस है। तो ये सवाल तो बिल्कुल है, इसकी आई एम श्योर कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगी पुलिस के बाद। सबको छोड़ के देखा जा रहा है, रजा ने पैसों का मैसेज किया है, रजा की मेंटल हेल्थ, वो सारी बातें देखी जा रही हैं। बाइक वाला एविडेंस है, वो कचरे वाला एविडेंस है। मैं एक्चुअली वीडियोस को गौर करके देख रही हूँ, मैं शायद गलत हूँ, बट वो बंदा एक बोरी लेकर आ रहा है और फिर वो वहां से भाग रहा है और बोरी खाली है। पहले पोस्टमार्टम में लेकिन नहीं हुआ और इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कब्र खोलो, फ्रेश एग्जामिनेशन करो। ये सिर्फ लीगल प्रोसेस नहीं, ये मीर रजा अली के इंसाफ के लिए पहला कदम है। उन लोगों के लिए जिन्हें इस केस के बारे में नॉलेज नहीं और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा, उनके लिए एक ब्रीफ रिकैप। 28 जुलाई की रात मीर रजा अली 25 साल का नौजवान, IBA ग्रेजुएट, वेफल्स का फाउंडर, घर का अकलौता बेटा, अगस्त में शादी थी। माँ से कहता है 10 मिनट में वापस आता हूँ, कभी वापस नहीं आया। उस रात 8 सस्पिशियस इवेंट हुए। पहला, फियांस से बात, 11:30 बजे तक नॉर्मल बात और फिर 3:30 बजे 40 से ज्यादा मिस कॉल, 20 से ज्यादा मैसेजेस। दूसरा, रात 3:30 बजे मीर रजा अली ने अपनी शॉप से गार्ड का 30 बोर का पिस्टल उठाया। तीसरा, अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट किया, अपने बाप के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। चौथा, कार, स्मार्ट वॉच, घर की चाबियां और 39,000 रुपीज सब कुछ अपने घर पर छोड़ दिया, सिर्फ ऑनलाइन टैक्सी ली। पांचवा, टैक्सी में सॉन्ग सुन रहा था, ड्राइवर से फ्रेंडली था, बिल्कुल नॉर्मल। छठा, यूनिवर्सिटी रोड पर चलते हुए अपना मोबाइल फोन फेंका। 7, गुलिस्ताने जौहर गया, झाड़ियों की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और फिर खामोशी। 8वां और सबसे दर्दनाक, 29 जुलाई की सुबह बॉडी मिली, चेहरा डैमेज, बाप ने कपड़ों से पहचाना, सिंगल गनशॉट वुंड, स्ट्रैंगुलेशन मार और हाथ में रोक। लेकिन अब इस केस में और भी कुछ अपडेट्स हैं, कुछ नया सामने आया है। वो चैट्स, वो मैसेजेस, वो ऑडियोज जो इस केस की तस्वीर को बिल्कुल पलट कर रख देती है। दोस्तों, अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो मीर रजा अली ने अपनी मौत से कबल अपने इन्वेस्टर्स के साथ की, अपने फाइनेंसर्स के साथ की, अपने दोस्तों के साथ की। और मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, ये सारा डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से आई है। हम सिर्फ फैक्ट्स को बताते हैं, हम फैक्ट्स को सामने रखते हैं। उस रात 28 जुलाई की शाम मीर रजा ने एक दोस्त को मैसेज किया, 30 मिलियन की रिक्वेस्ट की और मैसेज में लिखा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है। 30 मिलियन, एक रात में 30 मिलियन। इसके अलावा मीर रजा अली ने कराची के एक जाने माने बिल्डर को भी मैसेज किया, 30 मिलियन की रिक्वेस्ट की और मैसेज में उसने लिखा, माई लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस फिगर। इसके अलावा उसने मैसेज में ये भी लिखा, आई एम हैविंग वेरी वियर्ड थॉट्स, टुमारो मॉर्निंग इज द वन हेक ऑफ अ थिंग। मतलब जिंदगी और मौत का मसला। ये अल्फाज एक 25 साल के नौजवान के, ये अल्फाज जो किसी को रात को एक मैसेज करता है, एक रात में एक के बाद एक इन्वेस्टिगेटर्स ने एक मैसेज रिवील किया जिसमें मीर रजा ने लिखा था, अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो शायद मैं कल सुबह तक नहीं रहूंगा। दोस्तों, ये मैसेज, ये अल्फाज दो तरह से देखे जा सकते हैं। एक तरफ पुलिस का एंगल, ये अल्फाज एक आदमी के साइकोलॉजिकल स्टेट को जाहिर करते हैं जो इतना प्रेशर में था,
कि उससे आगे कोई राह नहीं दिख रही थी। दूसरी तरफ फैमिली का एंगल, क्या वो आने वाले किसी खतरे की निशानदेही कर रहा था कि उसकी जान जाने वाली है? क्या वो किसी धमकी के डर में था? क्या इन्वेस्टर्स में से कोई उसे नुकसान पहुंचाने वाला था? ये सवाल अभी भी ओपन है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फियोन्स ने पुलिस को बताया वो बिटकॉइन में ऑब्सेस था। फियोन्स ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि मीर रजा डिजिटल करेंसी इन्वेस्टमेंट में इतना डूबा हुआ था कि वो हमेशा यही सोचता रहता था। फियोन्स ने रात को मैसेज भेजा था, लेकिन मीर रजा ऑलरेडी ऑफलाइन था, इसलिए रिसीव नहीं हुआ। एक आदमी अली शाह पुलिस के पास आया। उसके पास एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज था जो मीर रजा अली का था। इस ऑडियो में मीर रजा फाइनेंशियल मैटर डिस्कस करता सुन रहा है। उसने एक पेमेंट अरेंजमेंट प्रपोज की थी, 3 चेक्स 1-1 मिलियन के, हर 10 दिन बाद एक चेक। ये ऑडियो फॉरेंसिक वेरिफिकेशन के लिए भेज दी गई है। पुलिस का एंगल, ये मैसेजेस सजेस्ट कर रहे हैं कि मीर रजा एक्सट्रीम फाइनेंशियल प्रेशर में था, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है। बाप ने सीधा कहा, अगर फाइनेंशियल प्रेशर था तो मीर रजा का बिजनेस पार्टनर अहमद और उसका भाई अब्दुल्ला जो फाइनेंशियल मैटर्स देखते थे, उन्हें भी सेम प्रेशर क्यों नहीं था? सिर्फ मीर रजा को क्यों? ये एक वैलिड पॉइंट है, एक बहुत वैलिड, जो मीर रजा की फैमिली ने दिया। और एक और बात जो मीर रजा के बाप ने कही, पिछले 10 दिनों में मेरे बेटे की रेपुटेशन ट्रेनिश करने की कोशिश हो रही है। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा मर्डर क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा, कौन प्रोटेक्ट हो रहा है? ये सवाल एक बाप का है जिसके जवाब का इंतजार पूरा पाकिस्तान कर रहा है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कब्र खोलो, फ्रेश पोस्टमार्टम करो, डीएनए टेस्ट करो। सबने सोचा अब इंसाफ होगा, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद अचानक देर रात 8 मेंबर्स की मेडिकल बोर्ड को रिप्लेस करके 5 मेंबर्स की बोर्ड बना दी गई। सिर्फ एक मेंबर डॉक्टर सुमैया सैयद सेम रही, बाकी सब चेंज कर दिए गए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया। लॉयर जिब्रान नासिर ने कोर्ट में बोला, ये नया बोर्ड किसी भी सूरत में कबूल नहीं। 8 अगस्त तारिक रोड कब्रिस्तान में ओरिजिनल 8 मेंबर मेडिकल बोर्ड ने एक्सह्यूमेशन पूरी की। कन्वीनियर डॉक्टर सुमैया सैयद, डाउ यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नसीम अहमद, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर फराह वसीम और संस्कृत प्रोजेक्ट के फॉरेंसिक एक्सपर्ट आमिर हसन खान सब शामिल थे। और अब जो रिपोर्ट सामने आई वो सिर्फ एक लीक नहीं, ये ऑफिशियल पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली की एंट्री वुंड मीर रजा के पीठ के ऊपर राइट साइड पर थी। एग्जिट वुंड सीने के लेफ्ट साइड से हुई, मतलब गोली पीछे से लगी। ये पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल उलट है, जिसमें एंट्री फ्रंट से बताई गई थी। रिपोर्ट्स में ये भी लिखा है बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज थी, मतलब मौत से पहले मीर रजा अली पर तशद्दुद किया गया था, उसे जख्मी किया गया था और इंटरनल ब्लीडिंग के भी साफ साइन थे। और दोस्तों, एक और बड़ी खबर, सिंध आईजी जावेद आलम ने इस नई रिपोर्ट के बाद
ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस से हटा दिया। एक नई 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है केस दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फैमिली के लॉयर जिब्रान नासिर ने कहा, मेडिकल बोर्ड ने अपना काम जिम्मेदारी से किया और इम्पोर्टेंट एविडेंस सिक्योर कर लिया गया है। अब इंतजार है फाइनल केमिकल और डीएनए रिपोर्ट का। वो रिपोर्ट ये तय करेगी ये टॉर्चर था या नहीं और ये गोली किसने चलाई। मीर रजा के केस में एक और अपडेट हुई 9 दिन के बाद। उसी झाड़ियों से जहां से मीर रजा की लाश मिली थी, पुलिस ने 9 दिन बाद एक 30 बोर की कार्टेज केसिंग रिकवर की। फ्रेश सर्च में झाड़ियों को काटा गया, झाड़ियों में आग लगाई गई, जिसके बाद ये केसिंग रिकवर की गई। बुलेट केसिंग मिलने के बाद उसे एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। वो केसिंग बॉडी से सिर्फ कुछ दूर मिली, उस जगह जहां पहले कई बार सर्च हो चुका था, लेकिन वो केसिंग तब नहीं मिली। 9 दिन बाद कई बार सर्च हुआ, नहीं मिली और अब मिली। ये ठीक है या ये भी एक सवाल। आईजी सिंध ने कहा, हम जल्द सब फैक्ट्स पब्लिक के सामने रखेंगे। केस का आगे का रुख मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग पर डिपेंड करता है। दोस्तों, जब पुलिस ने ये 90% वाली बात कही थी, तब तक ये न्यू पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पब्लिक की गई थी। अब जब रिपोर्ट खुद कंफर्म कर रही है कि गोली पीछे से लगी है और आईजी ने खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भंग कर दी, तो ये कॉन्फिडेंस भी सवालों के घेरे में है। ये हमें खुद आईजी सिंह के फैसले से पता चलता है। मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूँ, हम जज नहीं हैं, हम क्राइम जर्नलिस्ट हैं। हम फैक्ट्स को सामने रखते हैं। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स जो भी इन्वेस्टिगेशंस को सामने लाते हैं, हम वो दुनिया के सामने रखते हैं और कुछ पॉइंट्स जो हमें लगता है इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, वो दुनिया के सामने लाते हैं। लेकिन इस केस में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, एक इंसान की मौत, चाहे सुसाइड हो या मर्डर, पूरी इन्वेस्टिगेशन डिजर्व करती है। नो शॉर्टकट्स, नो असम्पशंस, नो इनकम्प्लीट पोस्टमार्टम। मीर रजा अली इंसाफ डिजर्व करता था और डिजर्व करता है। फैमिली और लॉयर जिब्रान नासिर दोनों मर्डर कह रहे हैं और इस डिबेट का फैसला सिर्फ एक चीज करेगी, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट। अगर बॉडी में कोई भी सब्सटेंस मिला तो सच एक तरफ होगा। डीएनए झूठ नहीं बोलता, केमिकल एनालिसिस झूठ नहीं बोलती, साइंस झूठ नहीं बोलती, और जब रिजल्ट आएगा वो सबके सामने होगा। मीर रजा अली का डिजिटल वॉलेट कहाँ गया, वो किसने एक्सेस किया? पुलिस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। अब इस बार जब रिपोर्ट आई, पाप का वो सवाल जो वो शुरू में पूछ रहा था, ये मर्डर है, वो अब सिर्फ एक पाप का दावा नहीं रहा, वो अब रिपोर्ट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन पूरा सच अभी भी केमिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। और दोस्तों, अब ये सिर्फ एक फैमिली का दावा नहीं रहा, ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंफर्म कर रही है। गोली पीछे से लगी, बॉडी पर पहले से जख्म थे, इंटरनल ब्लीडिंग थी और आईजी सिंध ने खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भंग कर दी। लेकिन पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। केमिकल एनालिसिस, डीएनए मैच, ये अभी लैब में है और जब तक ये फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, सवाल वही रहेगा जो ये बात
शुरू से पूछ रहा है, अगर सच इतना साफ था तो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्यों छुपाया गया? जब फाइनल रिपोर्ट आएगी हम पार्ट 3 लेकर आएंगे पूरे फैक्ट्स के साथ। अल्लाह से दुआ है मीर रजा अली को इंसाफ मिले, उसके माँ बाप को सब्र दे और उन्हें हिम्मत दे, और जो भी सच हो वो पूरी दुनिया के सामने आए, उन्हें इंसाफ मिले जो उनका हक है। मैं हूँ शेख और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड विद शेख। मिलते हैं नेक्स्ट केस में, तब तक अपना, अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का हद से ज्यादा ख्याल रखो।